Yeah, please. Just take your seat. Raj Singh, you have done your BTech in Electronics and Communication, Yes, sir. and physics, maths, chemistry has been your subject. You also engaged in evaluation, guidance in IS exams. Yes, sir. Very good. So, what type of evaluation do you do? Sir, it's a coaching institute. I have to evaluate the answer copies. The student are there. Any answer copies you have to check? Geography optional answer copies. कॉपी एवेल्यूशन रहती है ज्योग्राफी की, वो कंटेंट मतलब वो कंटेंट मेकिंग का भी थोड़ा काम रहता है, मेनली कॉपी एवेल्यूशन का रहता है. तो ये बताएं, जोशीमठ में सब्सिडेंस हो रहा है, तो इसके कारण क्या हैं? सर वहाँ पे एक 1976 में मिश्रा कमेटी से रिपोर्ट आई थी कि वो जो है वो स्लोप पे बना हुआ है, लैंडस्लाइड फिल्स हैं, तो वो स्लोपी एरिया है, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन उस समय बोला गया था कि आपको मेरे ख्याल से तो सारे हिल्स जो होते हैं स्लोपी होते हैं. स्लोप पे भी उस पर लैंडस्लाइड का जो वो नीचे का उसका जो सॉयल है कंपोजिशन वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. वो स्लोप पे वो लैंडस्लाइड बेस है उसका सॉयल का, जो कि मतलब बहुत पुरानी नहीं है. शिवालिक रेंजेज हैं जो कि सबसे लास्टली फॉर्म्ड हिमालय रेंज की हैं, तो उस पर ओवरलोडिंग की वजह से और प्लस अभी जो वहाँ पे दूसरे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चल रहे हैं. भाई शिवालिक रेंज कोई ये तो नहीं है कि जोशीमठ के लिए छोटे से एरिया में आसपास भी होगी, तो सिर्फ वहीं पे क्यों शिवालिक रेंज ये असर दिखा रही है? शिवालिक रेंज कोई लिमिटेड दायरे में तो है नहीं, वो तो रेंज है पूरी फैली हुई है ईस्ट से वेस्ट तक, नहीं? ये सर वो फैली हुई है, बट वहाँ पे सर अभी क्या हुआ, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं. एक तो ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहे हैं तपोवन नाम से, और एक किशनगढ़ था उसमें वो भी. तो पावर मिनिस्ट्री कहती है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से कोई असर नहीं है, वो हमारा 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर है. सर बट उसमें एक टनल्स भी बनाए जा रहे हैं, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत डेवलप हो रहा है. चार धाम रोड जो डेवलप कर रहे हैं, तो उससे भी आप जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह में टनल का जो रूट जा रहा है उस रूट पे तो कहीं भी सब्सिडेंस नहीं नोटिस किया गया है अभी तक. सर दूसरा एक ये रीजन भी है कि वहाँ पे जो टूरिज्म है बहुत बड़ा है, तो लोगों का जो पॉपुलेशन है मतलब सर 1976 में 2000 के करीब थी, अभी 20,000 फैमिलीज़ का अप्रॉक्स हो गई हैं. अभी वर्ल्ड के सामने कौन कौन से ऐसे क्राइसिस आप आइडेंटिफाइड करते हैं जो कि एक तरह से हमारे सिविलाइजेशन के लिए खतरा है, हमारी सभ्यता के लिए खतरा है? सो वर्ल्ड लेवल पे टेररिज्म एक है जो कि हमेशा ही रहा है और अभी भी चल रहा है. अनस्टेबिलिटी इन द वेस्ट एशिया जो है वो रीजन में, और फिर सर अभी पैंडमिक्स जैसे भी कोरोना हुआ था, तो उस तरह का आगे कोई आता तो वो फिर काफ़ी मास लोगों की डेथ हुई थी पूरे वर्ल्ड वाइड. ये दो चीज़ें, और इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है. अच्छा, क्लाइमेट चेंजेज वगैरह कोई संकट नहीं है? वो भी है. अच्छा, आप एक गांव के किसान को, कोई फार्मर अभी क्लाइमेट चेंजेस का क्या इम्पैक्ट फील कर रहा है? आप एज्यूम करिए या अगर आपने देखा हो तो उसको बताइए. सर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट ये हो रहा है कि सर वेरिएबिलिटी जो है, वेरिएशन वो बढ़ती जा रही है. वो रेनफॉल में हो या फिर नंबर ऑफ ड्राउट ईयर्स भी बढ़ रहे हैं, वार्म ईयर भी बढ़ रहे हैं, कि मतलब 14 ऑफ द हाईएस्ट टेम्परेचर ईयर्स वर इन 21st सेंचुरी. तो सर डिलेड मानसून था लास्ट टाइम 2022 में, रिटेटिंग मानसून में अक्टूबर में बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई. अच्छा, अभी जैसे एक चीज़ कहा जा रहा है कि अभी फरवरी जो कहा जाए हॉटेस्ट मंथ है ये बहुत बहुत सालों बाद, इसका एग्रीकल्चर पे क्या निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? सर अभी वीट का हार्वेस्टिंग होना था, गेहूं की कटाई वाला काम था, तो टेम्परेचर मैक्सिमम 30-32 तक ही रहना चाहिए. बट फरवरी में पिछले 17 सालों का ये वार्मेस्ट डे था, तो टेम्परेचर अभी 33-34 तक भी पहुंच गया. तो अभी वीट के कटाई का टाइम है ये? सर ये टेम्परेचर मतलब उसमें बाद में अभी इस टाइम मार्च. अभी वीट का क्या टाइम है? वीट का कौन सा फेज है अभी? सॉरी सर ये एग्जैक्ट नहीं पता, बट अभी का टेम्परेचर जो चाहिए रहता है वो 30-32 चाहिए, बट 34 पहुंच गया है. हाँ, तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो फरवरी का महीना है ये गेहूं की कटाई का टाइम नहीं है ये, तो ये टेम्परेचर कटाई के टाइम पे टेम्परेचर तो बहुत रहना चाहिए. ओके सॉरी सर वो नहीं पता है. उससे तो माने गेहूं का जो भी बीज है, जो अनाज है, सारे के सारे सूख जाएंगे, फिर काटना आसान होगा, निकालना आसान होगा. अभी टेम्परेचर ज़्यादा होने से क्या निगेटिव है? इससे अब जो प्रोडक्टिविटी है वो कैसे अफेक्ट होंगी? सर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जो अभी वो अंदर फॉर्म हो रहा है वो फॉर्मेशन मतलब इम्पैक्ट इफेक्ट होगा इससे.
चलिए एक चीज़ बताइए, जैसे एक होता है, कई सारे टर्मोजी यूज होते हैं क्लाइमेट चेंजेस में। एक होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, एक होता है ग्लोबल वार्मिंग, एक होता है क्लाइमेट चेंजेस, ये सब इसमें क्या रिलेशन है? सर ग्लोबल वार्मिंग है जो कि टेम्परेचर बढ़ रहा है आफ्टर इंडस्ट्रियल एरा जो 1765 के बाद कंसिडर करते हैं, बहुत तेज़ राइज हुआ है। और ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और CFC। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस से क्या होता है? ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा रहेंगे तो उससे क्या होगा? सर ये जब ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है और लॉन्गर पीरियड में इससे क्लाइमेट चेंज होता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट आप जानते हैं? ये सर क्या होता है? सर जो सन से वेव्स आती हैं उनमें हाई एनर्जी की जो होती हैं उनकी वेवलेंथ कम होती है, और जो कम एनर्जी की होती है उनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है। तो गैसेज जब एटमॉस्फेयर में रहती हैं तो वो वेव्स ट्रैप हो जाती हैं, जिससे कि टेम्परेचर बढ़ता है एटमॉस्फेयर का। तो ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है? सर नेगेटिव है ये। अच्छा, मैंने हमेशा नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ के सेंस में हमेशा निगेटिव है? नहीं सर, ओजोन लेयर के फॉर्मेशन वाले में ये पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करता है। इन जनरल बताइए। सर मेजॉरिटी टाइम नेगेटिव है, मतलब मेजॉरिटली ये नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ग्लेशियल मेल्ट होने लगेगा, सी लेवल राइज करेगा। क्यों ग्रीन हाउस की, मान लीजिए जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ये तो लाइफ के लिए कंपलसरी है ना, नहीं तो फोटोसिंथेसिस क्रिया नहीं होगी अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा तो। सर एक मॉडरेट टेम्परेचर नेसेसरी है, बट वो जब बढ़ रहा है ज़्यादा तो वो बढ़ रहा है वो निगेटिव है, अदरवाइज तो इट्स ए कंपलसरी फॉर लाइफ है। अभी इसके लिए कहीं समिट हुआ था, अभी कौन सा समिट हुआ था, कहाँ हुआ था? UNFCCC का COP27 हुआ था शेख अल श्रम में, इजिप्ट में हुआ था। श्रम एल शेख इजिप्ट में हुआ था COP27। इजिप्ट के से अभी इंडिया का भी कुछ रिलेशन रहा है, थोड़े दिन पहले बड़ा हलचल था इंडिया और इजिप्ट के रिलेशन में। सॉरी सर, वो अभी रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। क्या अभी 26 जनवरी को? अरे सर यस सर सॉरी, वो वहाँ के प्रेसिडेंट आए थे एज अ चीफ गेस्ट ऑन रिपब्लिक डे। अच्छा, ये आए थे। हाँ, रिपब्लिक डे पे। अच्छा, टर्की के साथ भी अभी इंडिया का कुछ कुछ चल रहा है? सर टर्की में इंडिया ने अभी NDRF की टीम भेजी थी, क्योंकि वहाँ पे अर्थक्वेक आया हुआ था टर्की सीरिया के बॉर्डर पे। तो इंडिया का काफ़ी ग्लोबल लेवल पे अप्रिसिएशन भी हुआ है, और इंडिया सबसे पहले। क्या ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन दोस्त। अच्छा, ऑपरेशन दोस्त है। क्यों उसका नाम दोस्त क्यों रखा गया? सर इंडिया का जैसे कि मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस पे बात करें तो टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट करता था कश्मीर इशू पे, बट इंडिया उसके बावजूद भी मतलब अपना एक वो UN दोस्त वर्ड जो होता है वो हिंदी और टर्की में दोनों में एक ही होता है। ओके सर, इसलिए उसका नाम दोस्त रखा गया था। ठीक है। यूपी में भी बहुत सारी घटनाएं, अभी विधानसभा की बैठक चल रहा है क्या यूपी में? यस सर, हाँ चल रहा है। बजट कौन प्रस्तुत किया है? सर श्री सुरेश खन्ना जी। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स बताइए बजट के। सर बजट अब तक का सबसे लार्जेस्ट बजट है, 6,90,242 करोड़ 43 लाख रुपए का है, और इसमें लगभग 1/4 जो बजट का वो एलोकेशन हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हुआ है। और ये एक गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी हुआ है। लिंक एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं, गोरखपुर को पूर्वांचल से कनेक्ट कर रहे हैं और बुंदेलखंड एरिया में चित्रकूट को कनेक्ट कर रहे हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था अभी लखनऊ में, कितने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट प्रपोज्ड है? सर 33.5 लाख करोड़ का हुआ है। अच्छा, तो क्यों अभी तक इस तरह से नहीं होता था, अभी हो रहा है? सर ये 2018 में भी हुआ था, बट उस समय इन्वेस्टमेंट कम आया था, अप्रॉक्सीमेट 4 लाख करोड़ आया था, और फिर टाइम के साथ लोग सीखते हैं। तो अभी इस बार सर लगभग 18 कंट्रीज़ में जाके इसको पॉपुलराइज किया गया था। विद इन इंडिया भी काफ़ी कंट्रीज़ में, जो बड़े बड़े कंट्री वहाँ पे रोड शो वगैरह करके इसका अवेयरनेस जनरेट किए थे। तो अधिक से अधिक लोग आ रहे हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी यूपी 2nd नंबर पे है। तो लोग अब ज़्यादा जागरूक होकर के। उत्तर प्रदेश में एक धार्मिक उत्थान के लिए बड़े सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। यस सर। इसका केवल धार्मिक सांस्कृतिक पक्ष है कि कुछ और भी इसका पक्ष है? सर धार्मिक ही है कि मतलब वो पहले कई कहाँ हो रहा है, कहाँ ये धार्मिक उत्थान के लिए कुछ कुछ काम हो रहे हैं? सर बनारस में एक वो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना रहे हैं, और अयोध्या में टेम्पल राम मंदिर बन रहा है, ये है। तो इसका केवल रिलीजियस एंगल है? सर ये इशू बहुत लॉन्ग पेंडिंग थे, तो उसमें अगर फाइनली सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ गया था, तो इशू जब क्लियर हो गए तो फिर उसमें आगे कंस्ट्रक्ट। और इसका कोई इकोनॉमिक या एम्प्लॉयमेंट या इस तरह का कोई रोल नहीं है? एक बार वो वहाँ बनेगा तो प्रॉपर वो एक टूरिज्म को बहुत ही पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, जॉब क्रिएट होंगी वहाँ पे, और लोगों का मतलब वहाँ पे एक इकोनॉमी सेटअप बन जाएगा उन सिटी के लिए बहुत अच्छा। ये बनारस का तमिलनाडु से क्या रिलेशन है अभी हाल के दिनों में, थोड़े दिन? सर अभी वहाँ पे एक तमिल काशी संगम हुआ था, जिसमें कि तमिलनाडु से स्कॉलर्स आए थे, स्टूडेंट आए थे, प्रोफेसर आए थे।
कल्चरल एक्सचेंज के लिए, और यहाँ से बच्चे अब वो काशी वहाँ पे जाएंगे तमिलनाडु, तो क्या उद्देश्य था इसका? सर आपस में कल्चर इंटीग्रेट हो और लैंग्वेज भी लोग एक दूसरे की समझे जाने और कल्चर को जाने। तो तेलंगाना से क्यों नहीं डेलीगेशन बुलाया गया, तमिलनाडु से ही क्यों बुलाया गया? कल्चर अगर ऐसे ही इंटीग्रेशन कराना है तो गुजरात, तेलंगाना कहीं से भी बुला सकते थे। सर तमिलनाडु का भी वहाँ का कल्चर काफ़ी एंशियंट है और ओल्डेस्ट वन, मतलब काफ़ी ओल्ड सिविलाइजेशन है सर। एक्चुअली सॉरी, आई डोंट नो एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है सर, सॉरी। अभी आप बता रहे थे ना कि सबमिट हुआ, इसके पहले भी सबमिट हुआ था, तो बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है कि खाली पेपर पे सबमिट हो जाता है, इतने लाख इन्वेस्टमेंट ऑन पेपर कुछ नहीं होता। तो आप बता सकते हैं कि जो पुराना सबमिट हुआ उससे कितना बिजनेस आया यूपी में? सर 2018 वाले का ये फिगर आया था कि 4 लाख करोड़ हुआ था। उसमें पहले थोड़ा प्रॉब्लम रहते थे, मतलब कि यहाँ पे कोई फॉरेन की कंपनी आके यहाँ सेटअप करी तो लैंड एक्विजिशन स्लो रहता था, एक्वायर करना वो प्रॉब्लमेटिक होता था। फिर आपको मतलब बहुत सारे रजिस्ट्रेशंस और वो सर्टिफिकेशंस लेने रहते हैं, तो उन सब में इशूज़ होते थे। बट अभी उन सबको बढ़ावा करने के लिए नई नई पॉलिसी लाई जा रही, सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जा रहा है। और इन्वेस्ट इंडिया में यूपी का, मतलब एक ये वाला इन्वेस्ट इंडिया के तहत जो यूपी में काम हो रहा है काफ़ी अच्छे से हो रहा है, मतलब कि आप इजीली अपना वन टाइम क्लियरेंस। अच्छा, आपको मान लीजिए एसडीएम बना दिया जाए तो आप कैसे इस गवर्नमेंट की पॉलिसी को ऐसा करेंगे कि बहुत तेज़ी से काम हो जाए और लगे कि हाँ रिमार्केबल काम हो? एज ए एसडीएम आपके दिमाग में क्या विज़न है इसको लेके? सर पॉलिसी पहले भी बनती थी, बट फॉर्मुलेशन तो हमेशा ही अच्छा रहा है, बट उनका इम्प्लीमेंटेशन और इवेल्यूएशन नहीं हो पाता है। तो उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये देखेंगे कि पहले क्या प्रॉब्लम हो रही थी, किस वजह से डिले हो रहा था, उसमें रेड टेपिज्म या फिर जो भी रीजन उसका करप्शन का डिलेड होने का था उसको हटाएंगे, और आसानी से जितना फास्टर टाइम बाउंड चीज़ें की जाएंगी जितना हो सके ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट तरीके से। अच्छा, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी यूक्रेन और रशिया के उसमें, तो आपको क्या लगता है जो हमारी पॉलिसी है ये बिल्कुल ठीक चल रही है या नहीं होनी चाहिए? ये पॉलिसी सही है, गलत है, क्या आपका क्या व्यू है इसके बारे में? सर इंडिया का यूएनएससी काउंसिल में जो वोटिंग हुई थी तो वो अब्सटेन किया था, और अभी रिसेंट वाले में भी वो अब्सटेन किया, तो वो किसी का भी साइड ना लेकर के अपना न्यूट्रल स्टैंस बनाए हुए हैं। और वो एक तरह से सही है कि क्योंकि इंडिया का पूरे वर्ल्ड में सभी कंट्रीज से रिलेशन है। इंडिया इवन रसिया से भी S-400 जैसे मिसाइल्स ले रहे हैं, और बड़े बड़े मतलब आपका डिफेंस के काफ़ी अच्छा वो है ट्रेडिंग, और EU से भी बहुत ज़्यादा है। अगर यूक्रेन को देखा जाए, यूरोपियन यूनियन और USA उससे बैक कर रहा, तो वहाँ से भी इंडिया के अच्छे रिलेशन है। तो इंडिया अपना न्यूट्रल स्टैंस बनाया, वो सही डिसीजन है। तो यूपी में अभी जैसे जो है मास के लिए, पब्लिक के लिए जितनी पॉलिसीज़ चल रही हैं, उसमें कौन कौन सी पॉलिसीज़ आपको बहुत अच्छी लगती हैं कि बहुत ही बढ़िया पॉलिसी है, इसका बड़ा अच्छा फ़र्क पड़ा है यूपी की? यूपी में सर एक तो अभी थोड़े टाइम पहले मैं मालूम चला, अभ्युदय योजना चल रहा है जो कि सरकारी स्कीम है, और बैकवर्ड एरियाज़ में बच्चों को जो मतलब एफर्ट नहीं कर पाते हैं वहाँ पे इलाहाबाद प्रयागराज जा कर के या दिल्ली आके, तो उनको सरकारी स्कीम के तहत प्रिपरेशन कराई जा रही है। यूथ के लिए बहुत अच्छी स्कीम है। फिर सर मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, स्टेट लेवल की अपनी अलग एक लेवल की चल रही है। और ये यूपी ईडा अथॉरिटी एक्सप्रेस वे वगैरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम बहुत अच्छा कर रही है। अच्छा, ये एक्सप्रेस वे बनने से फ़ायदा क्या होगा बहुत ज़्यादा? सर इसमें सर लॉजिस्टिक के लिए जो होता है टाइम ट्रांसपोर्ट चीज़ों करने का, वो रिड्यूस हो जाएगा। और जो कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे गंगा एक्सप्रेस वे अब गंगा के साइड साइड के उन डिस्ट्रिक्ट से निकलेगी जो कि बहुत मेन स्ट्रीम कैपिटल से कनेक्टेड नहीं थे, तो फास्टर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। उसके साइड में हम लोग इंडस्ट्रियल क्लस्टर डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं आगे पे। तो एक बार इंडस्ट्रीज़ वहाँ पे सेटअप होंगी तो उनमें ट्रांसपोर्टेशन में टाइम कम लगेगा, और इन्वेस्टमेंट आएगा तो वो ऐसे लोकेशंस पे लाएंगे। कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बनाने की बात चल रही है? सर अभी एक ये जो बुंदेलखंड वाला बना हुआ है इटावा से चित्रकूट, इफ़ आई एम श्योर, तो उसके साइड में इंडस्ट्रियल क्लस्टर प्लस डिफेंस कॉरिडोर भी वहीं पे बनने का बात हो रहा है। और पूर्वांचल वाले में भी 4 इंडस्ट्रियल क्लस्टर अभी प्रपोज्ड हैं बजट में, और 2 उस पे हैं बुंदेलखंड वाले पे। अच्छा, आपने अपनी हॉबीज में ट्रैवलिंग भी दे रखा है, तो कहाँ कहाँ मतलब घूमना पसंद है, जैसे कहाँ जाना आपको? सर अभी मेंस जब ख़त्म हुआ था तो रिसेंटली तो इधर पे गए थे, गुजरात ही गए थे। वो मेरा एक कॉलेज का रूममेट था, तो वहाँ गुजरात हम काफ़ी टाइम से पेंडिंग तक गए थे। वैसे आपका क्या इंटरेस्ट रहता है, किस जगह पे जब घूमने में ज़्यादा मज़ा आता है? जैसे पिकनिक स्पॉट्स हैं, या नेचुरल ब्यूटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, या जो आपके रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ट्रैवलिंग का क्या?
हिमालयन स्टेट वाला नेचुरल डेस्टिनेशन और हेरिटेज वाले ही ज़्यादा प्रेफर करके घूमे हुए हैं। हिमाचल वगैरह गए हैं, नेचुरल जो लैंडस्केप है। आपने अभी तक जहाँ जहाँ आप घूमे हैं टोटल तक, आपको सबसे अच्छा कहाँ पे लगा और क्यों लगा? वहाँ पे कौन सा पॉइंट आपको सबसे अच्छा लगा? सर हिमालयन में हिमाचल गए हुए थे, शिमला, तो वहाँ पे कुछ थोड़ा इंटीरियर में जहाँ जाते हैं, जहाँ पे टूरिस्ट थोड़ा कम हो, पीसफुल रहता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, पीसफुल लोकेशन। बट अभी अटल टनल भी गए थे रिसेंटली, तो वो भी अच्छा था हिमालयन, मतलब। आप तो गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं ना? सर प्रॉपर कानपुर के हैं, कानपुर। ये सर। हाँ हाँ। तो गाज़ियाबाद से कैसे कनेक्शन है आपका? उसमें लिखा हुआ था सर अब भी फैमिली शिफ्ट हो गई है, पापा रिटायर हो गए कानपुर से, तो अब परमानेंट एड्रेस शिफ्ट हो गया, मतलब प्रॉपर उसके पहले तक 2020 तक कानपुर में ही थे। तो गाज़ियाबाद के बहुत पास में ही मेरठ है, मेरठ के बगल में बिजनौर, बिजनौर के बगल में भी बड़ा अच्छा टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ गए हैं कि नहीं गए कभी आप? सर सॉरी, नहीं गए। हाँ। यूपी में कहाँ कहाँ आपको टूरिस्ट प्लेस सबसे अच्छा लगा हिमाचल के अलावा, सिर्फ यूपी में? यूपी में सर आगरा है बहुत अच्छा, मतलब इंटरनेशनल टूरिस्ट भी बहुत आते हैं। मथुरा गए हुए हैं, कानपुर, लखनऊ और उधर पे बनारस घूमे हैं। मथुरा में कहाँ कहाँ घूमे आप? सर मथुरा में मेन जो जन्मभूमि है वहाँ पे गए हैं, फिर वृंदावन एरिया में और गोकुल। तो मथुरा का मंदिर का विवाद क्या चल रहा है, जो और स्टेटस क्या है इस समय उसका? सर वहाँ पे जो मेन जन्मभूमि है वहाँ पे भी जो एक अंडरग्राउंड पे वो बना हुआ है, जहाँ पे मतलब वो जेल टाइप का था, तो वो उसके ऊपर वाली जो ज़मीन है वो मस्जिद वाले में आता है, बाउंड्री शेयर होती है जिस बगल में मस्जिद है, तो उसी को लेकर के है कि विवाद की ये ज़मीन, मतलब नीचे पे अंदर वो मंदिर है और ऊपर पे मस्जिद है। और मथुरा काहे के लिए फेमस है इसके अलावा? सर जीआई टैग वगैरह है वहाँ पे, सैनिटरी वो वाले प्रोडक्ट बनते हैं सैनिटरी प्रोडक्ट के लिए, बाकी खाने की चीज़ों के लिए पेड़े बहुत फेमस है वहाँ के। मथुरा के आसपास और कौन कौन सी जगह आपने घूमा वहाँ पे? आगरा गए हुए हैं। अच्छा, नहीं मथुरा प्रॉपर में ही? गोकुल गए, गोकुल गए बरसाना देखा आपने? बरसाना? बरसाना सर नहीं गया सर, गोकुल गए हुए हैं 2-3 बार। हाँ, यमुना अच्छा, ये इको टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म के बारे में यूपी सरकार की क्या परियोजनाएं हैं, बताएं। सर इको टूरिज्म के लिए अभी बजट में एक इको टूरिज्म बोर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए, बॉडी बनाने के लिए बात हुई है, लखनऊ में वो सिचुएट करेगी। और मेनली इको टूरिज्म में ये रहता है कि हम लोग टूरिस्ट बढ़ें तो वहाँ पे उससे डिस्ट्रक्शन ना हो, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल तरीके से बढ़ाया जाए, कि साथ मतलब वहाँ का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो उस पर इम्पैक्ट ना पड़े, कि मतलब वही अब वहाँ पे ये जो भी तो इको टूरिज़्म और रिलीजियस टूरिज़्म को परिभाषित अगर करना हो तो आप कैसे परिभाषित करेंगे? सर इको टूरिज्म फॉर एनी, ये कोई भी जगह होगी जहाँ पे इकोलॉजिकली सस्टेनेबल तरीके से किया जाए, वो नेचुरल लैंडस्केप भी हो सकता तो है। आप कृष्ण जन्मभूमि पे जाते हैं तो वो भी क्यों टूरिज्म कहलाएगा? नहीं, सर, वो क्योंकि आप religious- नहीं, अगर मान लीजिए आप कोई इकोलॉजी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे तो फिर वो इको टूरिज्म की कैटेगरी में आ जाएगा। उससे ज़्यादा बेटर रहेगा रिलीजियस टूरिज्म में डालें। का सवाल ही नहीं है। अगर एक चीज़ दो जगह भी परिभाषित हो सकती है, ये तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि इको टूरिज्म और रिलीजियस टूरिज्म। आप तो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, ओवरलैपिंग भी तो हो सकता है वेन डायग्राम इनका, नहीं? यस सर। तो फिर हाँ, मतलब अगर उसमें हाँ दोनों रिलीजियस भी है, वो इको टूरिज्म भी कर सकते हैं अगर वहाँ पे एक बनारस तरीके सबसे से। अच्छा एग्जांपल बनारस का है। बनारस में गंगा क्रूज इको टूरिज्म हो गया। बनारस से एक अभी बड़ा इसी टूरिज्म को लेकर बड़ा हाईलाइट हुआ था, क्या था वो मामला? वो देखिए, इको टूरिज्म में एक खास बात होती है, सिर्फ जो आपने इकोलॉजी बोला वो नहीं है, कुछ और है। सोचिए क्या होता है, मतलब कि एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना। तो जन्मभूमि में भी हम एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, पर वो इको टूरिज्म नहीं कहलाएगा। सर गेस कर सकते हैं क्या? करिए। सर इकोनॉमी रिलेटेड रहता है? नहीं, इकोनॉमी रिलेटेड भी सॉरी नहीं। सर, फिर अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा। नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो ये कंस्ट्रक्टेड अर्बन स्ट्रक्चर को आप इको टूरिज्म की कैटेगरी में नहीं डाल सकते, ओके, चाहे हम पोल्यूशन करें चाहे ना करें। ये जो रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में अभी आपसे पूछा था, उसमें आपके व्यू में कौन दोषी है? विच कंट्री इज़ मोर लायबल टू बी लेबल्ड एज एट फॉल्ट? सर उसमें दोनों ही कंट्री अपने अपने व्यू पॉइंट के हिसाब से स्टैंड कर रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी यूक्रेन नेटो में ज्वाइन करने के लिए एक प्रोसेस स्टार्ट किया था,
तो रसिया एक जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री हैं वहाँ पे वो अपना एक बफर जोन बना के रखना चाहते हैं। तो रसिया ये नहीं पसंद करते कि अगर आपके जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री जो कि 1991 के डिसइंटीग्रेशन के बाद अलग हुए थे तो वो नाटो ज्वाइन करें, जो कि उनके लिए थ्रेट हो सकता है। तो इस वजह से दोनों ही अपने अपने व्यू पॉइंट की वजह से कर रहे हैं फाइट। नहीं, लेकिन वॉर अगर शुरू हुआ है तो कोई तो उसमें एग्रेसर माना जाएगा। यस सर। सो इस केस में सर अगर एग्रेसिवली जो स्टार्ट तो फिर वो रसिया ने ही किया हुआ था, क्योंकि इसके पहले 2014 में भी वो क्रीमिया एनेक्स कर लिए थे बिकॉज ऑफ ब्लैक सी जो है वो बहुत ही जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन है और ब्लैक सी के थ्रू वो वाटर से कनेक्ट होते हैं, मेडिटेरियन से कनेक्ट हो जाते हैं और फिर मतलब वर्ल्ड ट्रेड के लिए तो क्रीमिया एनेक्स किए थे। और इस बार भी लोनास्क और डोनेट्स्क करके जो रीजन थे वो स्टार्ट रसिया ने स्ट्राइक किया था लास्ट 24 फेब को। नहीं सर का बस पूछने का एक ही मतलब है कि इन दोनों में से एक गलत होगा एक सही होगा, किसी ने भी Which स्टार्ट किया country हो is at fault? वो कौन, बस एक उसका कि आपको क्या your- लगता है रशिया in गलत your है view. बस, और क्यों है? सर अभी मेरी जानकारी हिसाब से मतलब रसिया ने ही अभी स्टार्ट किया था कि जैसा स्टेटस क्यो बना हुआ था, बट उसको भी अपना एक थ्रेट था, इस वजह से वो व्यू पॉइंट उनका अपने स्टैंड पे सही है कि उन्हें एक थ्रेट था, इसकी वजह से स्टार्ट रसिया ने ही किया हुआ था। इंडिया का जो स्टैंड है इस वॉर में? सर इंडिया अब्सटेन किया है वोटिंग में, वो किसी की साइड अभी नहीं ले रहे हैं। नहीं, एब्सटेन करना अलग चीज़ है, हम्म। लेकिन नेटो सपोर्ट तो कंट्रीज कर जो रहा हैं, है। हाँ। नेटो कंट्रीज के जो सैंक्शंस हैं उनको इंडिया मान रहा है? सॉरी सर, नहीं पढ़े हैं। एक्शन और नीति में, नीति से एक्शन डिटरमिन होता है, पर नीति तो अलग होती है ना। पॉलिसी क्या है एक चीज़ होती है, पॉलिसी के बेसिस पे कोई एक्शन लिया जाता है। आपने एक्शन बताया कि हमने एब्सटेन किया। पूछा जा रहा है आपसे कि हमारी क्या पॉलिसी है या अप्रोच है। सर इंडिया की पॉलिसी नॉन इंटरफेरेंस की ही रही है कि वो इंडिविजुअल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करते, तो नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी एक इंडिया की थी। अच्छा, ये आप बताएं 4G और 5G में क्या फ़र्क है? सर 5G में स्पीड 10 Gbps तक पहुंचेगी, जो कि इससे 4G से 10 टाइम्स हाई है अप्रॉक्सीमेट। फिर लेटेंसी रेट और कम हो जाएगी, जैसे हम कभी भी कोई वेबसाइट क्लिक करते हैं तो जितनी देर में वो ओपन होती है तो लेटेंसी रेट भी रिड्यूस हो जाएगी। बैंडविड्थ भी इसकी ज़्यादा है, 5G फास्टर स्पीड में आप स्ट्रीमिंग कर सकेंगे। बैंडविड्थ ज़्यादा है, ये कैसे? अभी तो बैंडविड्थ डिसाइड ही नहीं हुई भाई। अभी तो आपको 5G में कौन सी बैंडविड्थ दी जाएगी ये अनाउंसमेंट सरकार ने किया ही नहीं है। बैंडविड्थ का ऑक्शन ही नहीं हुआ है। जो ये आपके ऑपरेटर्स हैं उनकी एसोसिएशन ने कुछ डिमांड रखी है कि हमको इस बैंडविड्थ में दी जाए। बताइए कौन सी उन्होंने किस हर्ट से किस हर्ट तक की मांगा है, रिक्वेस्ट किया है? सर एग्जैक्टली सर सॉरी ये नहीं पता है कि टेलीकॉम रेगुलेटर्स या ये जो कंपनीज हैं वो कितने पे, बट ये गीगा हर्ट्स में ही रहेगी 1 to 10 में। नहीं, गीगा हर्ट्स तो अभी भी है, 4G के लिए भी गीगा हर्ट्स में ही है। सवाल ये है कि कौन सी बैंड में इस समय है, कौन सी बैंड में वो चाहते हैं। उनको कम से कम 1.2 गीगा हर्ट्स चाहिए बैंडविड्थ। अगर वो नीचे वाली रेंज में दी जाएगी तो उतनी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल हो रही है। हाँ, तो यूरोप में किसी और रेंज में इस्तेमाल होती है और हमारे यहाँ किसी और रेंज में होगी। क्या फ़र्क है? सॉरी सर ये अच्छा, मान लीजिए कि आप तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं ना, तो मान लीजिए सिर्फ 700 गीगाहर्ट्ज़ अगर वो बैंडविड्थ 700 मेगाहर्ट्ज़ अगर बैंडविड्थ मिलती है और 1.2 मिलती है तो उसमें क्या फ़र्क आएगा? मतलब क्या फ़र्क पड़ता है अगर 700 दे दो चाहे 1200 दे दो? सब 1200 जो रहेगी मेगा हर्ट्स या 1.2 गीगाहर्ट्ज़ उस पर स्पीड ज़्यादा रहेगी और शायद क्राउडिंग नहीं रहेगी दूसरे नेटवर्क से। तो स्पीड तो हम 700 वाले पे भी उतनी ला सकते हैं, पर क्या करना पड़ेगा उसको लाने के लिए? स्पीड तो हम ला सकते हैं, स्पीड का इशू नहीं है। इन्वेस्टमेंट आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सेवरल टाइम्स
इन्वेस्टमेंट के 25% या 30% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है अगर आपको उतनी ही स्पीड कम बैंडविड्थ में देनी होगी। IoT को प्रैक्टिकली समझाइए, इंटरनेट ऑफ थिंग क्या है? से कनेक्ट करके कंट्रोल कर सकते हैं आपका जो घर के मतलब। सर ये नहीं समझ में आया, इंटरनेट अभी जो इंटरनेट है और जो नेक्स्ट जनरेशन इंटरनेट ऑफ थिंग है, तो अभी से और इंटरनेट ऑफ थिंग में दोनों में क्या डिफरेंस आएगा? सर इसमें मेनली वही है, जो फिजिकल डिवाइसेज हैं दोनों में इंटरनेट ही रहेगा? दोनों में रहेगा, और उसे हम आप कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट एरिया से। रिमोट एरिया से अगर हम बाहर भी हैं तो घर पे AC ऑफ करना है तो अभी भी कर लेते हैं, बहुत सारे मोबाइल ऐप वगैरह हैं, उससे कर लेते हैं। सर ऐप के थ्रू वो तो उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, बट इसमें वो बेटर कंट्रोलिंग हो जाती है, और आपका इस मतलब वो कंट्रोलिंग सिस्टम इम्प्रूव हो जाता है, डिवाइसेस कनेक्टेड रहते हैं मशीन को नेट से थ्रू करके। अच्छा, ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी आजकल पब्लिक सर्विसेज में बहुत यूज हो रहा है, जैसे वन नेशन वन राशन कार्ड है, इस तरह का। तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह से डिफरेंट है और इसका यूज हुआ तो क्या फ़ायदा हो जाता है? सर इसमें सर वो एक एरर नहीं आता है, मतलब ये टेक्नोलॉजी में। जैसे और वन addition- नेशन, हमने एग्जांपल दिया वन नेशन वन राशन कार्ड, इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज है, चाहे बिटकॉइन है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज पे है, तो इसमें क्या, दोनों में ये क्या है ये? सर इसमें मतलब ज़्यादा बड़ा डाटा आसानी से मैनेज हो जाता है ब्लॉकचेन में, और वो एक सिस्टमेटिक तरीके से बिना मतलब ज़्यादा एरर की चीज़ें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के क्लाउड का नाम जानते हैं क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिस क्लाउड, सॉरी ऑफिशियल क्लाउड। नहीं पता सर। आप कौन सा क्लाउड यूज करते हैं? सर अभी तो गूगल ड्राइव के रिकॉर्डिंग या आज गूगल ड्राइव यूज करते हैं। मतलब उस पर ही रहता है, सॉरी इस पे। एक डॉक्यूमेंट्स वगैरह को रखने के लिए भी एक क्लाउड डेवलप किया गया है। एक तो ये मतलब सर एप्पल डिवाइसेस में तो आई क्लाउड रहता है। हाँ ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिजर्व करने रखने के लिए डिजी लॉकर किया हुआ अच्छा, है। डिजी लॉकर किया हुआ है। आपने इसके ये जो वाराणसी कॉरिडोर के बारे में बोला था, आपने कहा कि विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है या बन गया है? सर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया है अभी। तो रहा और गया में कोई क्या फ़र्क है? सॉरी सर अभी स्टेटस पढ़े नहीं अभी न्यूज़ में। नहीं, आपने कहा ना बन रहा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या चीज़ बन रही है बनारस में आजकल? सर इसके अलावा कुछ और? जो भी बन रहा हो आप बताना चाहेंगे, क्योंकि ये तो बन चुका है विश्वनाथ कॉरिडोर। सॉरी सर नहीं पता है, रिकॉल नहीं कर पा रहे अभी। विल कॉल यू बैक। थैंक यू सर, थैंक यू।